अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी सेकेंड ईयर फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके, चैप्टर नंबर 13 का नेम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो है उसको हम देख चुके हैं कि कौन कौन से उनको एक्सप्लेन भी कर चुके हुए हैं और आप अंडरस्टैंड भी कर चुके होंगे। ओके, सो अगर अभी तक आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। ओके, तो आप इसको जरूर जाके सीख लें और समझ लें। सो इससे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 जो चैप्टर्स, उन चैप्टर्स के भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की जो वीडियो लेक्चर्स है वो मैं रेडी कर दूंगी ताकि आप उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। ओके, सो आपने इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ओके, चैप्टर नंबर 14 से 21 चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को आप अवेल करने के लिए आप अंडरस्टैंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट आप तक पहुंच सके और आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ओके, और इन मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज की मैं सेपरेटली प्लेलिस्ट भी रेडी कर दूंगी ताकि आप अच्छे तरीके से जो है इन शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कर सकें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, Why does the resistance of a conductor rise with the temperature? कि कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ क्यों बढ़ती है? कंडक्टर वो होता है जिसके अंदर से करंट फ्लो कर सके, ठीक। सो ये क्यों है कि why does the resistance of a conductor rise with the temperature? कि जो कंडक्टर का जैसे जैसे दर्जा हरारत बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो रेजिस्टेंस क्यों बढ़ती है? तो ये हमने इसका आंसर देना है। सो आंसर है एज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर राइजेस, जैसे जैसे कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, the amplitude of vibration of atoms increases and hence the probability of their collision with free electrons also increases, which results in increase of resistance of conductor. स्टूडेंट्स, इन लाइन्स का मतलब ये है कि जैसे जैसे जो है, पहली लाइन का मतलब है कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो राइज करता है, तब जो एम्पलीट्यूड है एटम्स की वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है एंड हेंस, और तब जो प्रोबेबिलिटी होती है कोलिजन विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इंक्रीजेस। इस वजह से ये जो एटम्स होते हैं इनका जब वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो इनकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कोलाइड करें। कोलिजन मतलब टकराएंगे। आल्सो इंक्रीजेस बढ़ जाएगी, विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से नतीजा ये निकलेगा कि इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर राइज विद द टेम्परेचर, कि कंडक्टर की रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से क्यों बढ़ती है? सो आंसर ये है एज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर राइजेस, जैसे जैसे कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ाएंगे हम, the amplitude of vibration of atoms increases and hence the probability of their collision with free electrons also increases, which results in increase of resistance of conductor. इसका मतलब ये होगा कि जितने भी एटम्स की वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा और उनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराने की वो भी बढ़ जाएगी, जिस वजह से कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डू बेंड्स इन अ वायर अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? क्या एक वायर है उसको आप मोड़ दें, बेंड्स का मतलब होता है मोड़ना, क्या आपके पास एक वायर है और आपने उसको मोड़ दिया, क्या इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में कोई इफेक्ट आएगा? सो आंसर है नो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। Bends in a wire do not affect its electrical resistance. Bends in a wire do not affect its electrical resistance. कि अगर आप तार को मोड़ें तो इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में कोई भी फर्क नहीं आएगा। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो ये है, R is equal to rho L over A. ओके, सो इट शोज दैट, ये जाहिर करता है that resistance depends, कि जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड कर रही है, अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर पे ये देखिए कि रेजिस्टेंस है और ये लेंथ ऑफ द वायर पे क्या करे, डिपेंड करिए, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एरिया पे डिपेंड करिए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे जो रेजिस्टेंस है। ठीक है, थस द बेंड्स इन अ वायर डू नॉट अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इस वजह से जो बेंड्स इन अ वायर है, तार के अंदर जो तार को जो हमने मोड़ दिया है उस वजह से कोई भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में फर्क नहीं आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस सिर्फ लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड कर रही है। ओके, सो इस वजह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, डू बेंड्स इन अ वायर अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? क्या वायर को अगर मोड़ दिया जाए तो उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में कोई फर्क आएगा? सो आंसर है नो, बेंड्स इन अ वायर डू नॉट अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। नहीं, अगर तार को मोड़ा जाए तो इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में कोई भी फर्क नहीं आएगा।
बिकॉज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है R इज इक्वल टू रो L ओवर A. So it shows that resistance depends upon the length of the wire L and area of cross section A. ये जाहिर करता है कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द वायर पर, जो कि L है, और एरिया पर. ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A पर. Thus the bends in a wire do not affect its electrical resistance. इस वजह से अगर तार को मोड़ा भी जाए तो वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर. ओके, so question number 30. Is the filament resistance lower or higher in a 500 watt 220 watt light bulb than in a 100 watt 220 watt bulb? स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन ये है कि इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस, क्या फिलामेंट की जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी या फिर बढ़ेगी इन अ एक है 500 वॉट और 220 वॉट का लाइट बल्ब. ठीक है, दूसरा ये है कि 100 वॉट और 220 वॉट का लाइट बल्ब है. तो इसमें देखना चाह रहे हैं कि किसमें जो है रेजिस्टेंस बढ़ेगी और कम होगी. जैसा कि मैं बताया, पावर जो है वो पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R. ओके, सो अगर हमने फाइंड क्या करनी है, हमने रेजिस्टेंस के बारे में फाइंड करना है, रेजिस्टेंस के बारे में बताना है, तो रेजिस्टेंस को ऊपर ले आएंगे, पावर को नीचे ले जाएंगे. ठीक है, तो हमारे पास ये दूसरा फॉर्मूला बन गया R इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर P. सो P हमारे पास गिवन है. P जो है सबसे पहले हमारे पास है 500 वॉट और 220 वॉट. पावर जो है 500 वॉट की है और वोल्ट कितने 220 वॉट. सो अब हमने इसको जो है इस सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है. ठीक है, क्योंकि हमने R फाइंड करना है, V हमारे पास है ये रहा, और P जो है हमारे पास ये है 500 वॉट. तो सिंपली इसके अंदर पुट करें 220 वोल्ट का स्क्वायर और P पावर नीचे, तो 220 वोल्ट का स्क्वायर, पावर जो है 500. तो रेजिस्टेंस कितनी आई है, तो रेजिस्टेंस का स्टूडेंट्स यूनिट ओहम होता है, तो आपने जरूर ओहम लिखना है, क्योंकि अगर यूनिट ना लिखा जाए आंसर में तो नंबर्स नहीं मिलते. ओके, क्योंकि एक नंबर डिडक्ट हो जाता है. एंड फॉर पावर, अब जब पावर दूसरे हमारे पास लाइट बल्ब है उसकी है पावर 100 वॉट और 220 वॉट जो है इसकी है. ठीक है, वी गेट, इसके अंदर ही हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में V स्क्वायर ओवर R, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास दो रीडिंग्स दी हुई है ना, पहली है 500 वॉट और 220 वॉट, नेक्स्ट है 100 वॉट और 220 वॉट. ओके, सो अब 100 और 220 के लिए हम सॉल्व आउट करेंगे. सो 220 वॉल्ट 220 का स्क्वायर ओवर 100, सो हमारे पास आया 484 ओहम. तो इसके रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है बजाय के इसकी रेजिस्टेंस से. Thus it is clear that the filament resistance is lower in a 500 watt or 220 watt bulb than in a 100 watt 220 watt. Thus हमने देखा कि ये क्लियर है कि जो फिलामेंट की रेजिस्टेंस है वो लोअर किसमें होगी, रेजिस्टेंस किसमें कम है, उसमें जिस लाइट बल्ब में 500 वोल्ट है और 220 वोल्ट है. लेकिन रेजिस्टेंस ज्यादा किसमें है, रेजिस्टेंस ज्यादा है वो बल्ब जिसका 100 वॉट पावर है और 220 वोल्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट 3 तरीकों से पूछा जाता है, 3 मेथड से. ये डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन सेम ही है लेकिन उनको डिफरेंट अंदाज में पूछा गया. ओके, सो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज है ना, पेपर में इनमें से किसी भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए तो आंसर इसका एक ही होगा. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस गिव इट्स यूनिट. क्या आपने टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को जो है डिफाइन करना है और इसका आपने यूनिट देना है. ओके, सो नेक्स्ट है व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है स्टूडेंट? डिफाइन और व्हाट का मतलब सेम होता है. डिफाइन का मतलब होता है डेफिनेशन लिखे, व्हाट इज का मतलब होता है मींस कि क्या है, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है कि डेफिनेशन और व्हाट इज का मतलब सेम ही होता है और आपने आंसर सेम ही देना होता है. डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. ओके, यहाँ पर क्या पूछा गया है, डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड राइट इट्स फार्मूला. तो स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा अच्छा ये होता है कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, आपसे किसी भी चीज की डेफिनेशन पूछी जाए, अगर तो उसका यूनिट है फार्मूला है तो आपने जरूर लिखना है. ओके, फिर फुल मार्क्स मिलेंगे. इसके अंदर यूनिट्स पूछा गया, इसके अंदर फार्मूला पूछा गया और इसके अंदर कुछ भी नहीं, मींस के सिंपल पूछ लिया गया है कि व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. तो आपने इसका आंसर देना होगा. तो आपने यूनिट, फार्मूला और डेफिनेशन हर सूरत याद रखनी है, पेपर में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है. ओके, तो इसका आंसर जो है सिंपल ये है, the temperature coefficient of resistance is defined as fractional change in resistance per Kelvin rise in temperature. So ये इसकी definition है. जो temperature coefficient of resistance है ये क्या है, is defined as, इसकी तारीफ ऐसे की जा सकती है as fractional change in resistance per Kelvin rise in temperature. Okay, तो इसका यूनिट जो है सिंपल Kelvin इनवर्स मींस के पर Kelvin है और मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखा जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को अल्फा से डिनोट करके, अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R नॉट ओवर R नॉट T. ओके, सो ये 3 क्वेश्चंस है जिनका एक ही आंसर है और इन क्वेश्चंस को भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है.
कि सिंपल डेफिनेशन, व्हाट इज और डिफाइन दोबारा पूछ के उसका फॉर्मूला पूछा गया है। तो आपने तीनों चीजें याद रखनी है, डेफिनेशन याद रखनी है, इसका यूनिट और इसका फॉर्मूला मैथमेटिकली। ओके, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ही है, ये भी तीन तरीकों से पूछा जाता है लेकिन है ये सेम। व्हाट इज मीन बाय टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब क्या है, आल्सो गिव वन एग्जांपल, एक मिसाल दें। What is mean by tolerance of a resistor? रेजिस्टेंस की टॉलरेंस से क्या मुराद है? What do you mean by tolerance of a resistor? टॉलरेंस रेजिस्टर की टॉलरेंस से क्या मुराद है? How is it expressed by different colors? इसको different color से कैसे आप निशानदेही कर सकते हैं? ओके सो स्टूडेंट्स, ये है तीन सवाल है लेकिन इनका आंसर सेम है और आपने इन क्वेश्चंस को भी याद रखना है कि इनका मतलब क्या है। और इनका मतलब यही है कि हमने टॉलरेंस से क्या मुराद है वो हमने बताना है। टॉलरेंस किसकी होती है? जाहिर बात है रेजिस्टर्स की होती है। ओके सो उसके बाद हमने एक एग्जांपल तो जरूर देनी है और हाउ इज इट एक्सप्रेस्ड बाय डिफरेंट कलर्स। ओके सो आंसर इसका है tolerance means the possible variation in the value of a resistance of a carbon resistor from a marked value. तो स्टूडेंट ये जो है इसकी डेफिनेशन है सिंपल। टॉलरेंस मींस, टॉलरेंस का मतलब ये है द पॉसिबल वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब होता है तब्दीलियां, टॉलरेंस का मतलब होता है मुमकिन तब्दीलियां इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू में। अब रेजिस्टेंस किसकी है? कार्बन रेजिस्टेंस की, कार्बन रेजिस्टेंस की फ्रॉम अ मार्क्ड वैल्यू। स्टूडेंट्स इन तीन लाइनों का मतलब ये है कि हमारे पास एक कार्बन रेजिस्टर है, उसकी एक मार्क्ड वैल्यू है। अब हमने ये देखना है कि उसकी रेजिस्टेंस में कितनी पॉसिबल वेरिएशन हो रही है। ठीक है, so tolerance means the possible variation in the value of resistance of a carbon resistor from a marked value. Next है in case of silver and gold band, its value is plus minus 10% and 5 and plus minus 5% respectively. Means कि सिल्वर के केस में ये प्लस माइनस 10% होगा और गोल्ड के केस में, गोल्ड बैंड के केस में ये प्लस माइनस 5% होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर अ सिल्वर बैंड रेजिस्टर, हमारे पास एक सिल्वर बैंड का रेजिस्टर है ओ 1000 ओहम, जिसकी 1000 ओहम जो है रेजिस्टेंस है। इट्स एक्चुअल वैल्यू मे बी एनीवन बिटवीन 900 ओहम एंड 1100 ओहम व्हिच मींस प्लस माइनस 10% टॉलरेंस। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक फॉर एग्जांपल सिल्वर बैंड रेजिस्टर है जिसकी 1000 ओहम की रेजिस्टेंस है। इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो किसके दरमियान है? 900 ओहम और 1100 ओहम के दरमियान। इसका मतलब ये है कि इसकी टॉलरेंस कितनी है? प्लस माइनस 10%। ओके सो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। तो इनकी तीन क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन तीन तरीकों से पूछा गया है और इसका एक ही आंसर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब अ सर्किट दैट विल गिव कंटिन्यूअसली वैरिंग पोटेंशियल। आपने एक सर्किट को डिस्क्राइब करना है जो कि मुसलसल कंटिन्यूअसली वैरिंग पोटेंशियल दे रहा है। वैरिंग का मतलब तब्दील होती हुई पोटेंशियल दे रहा है। डिस्क्राइब अ सर्किट दैट विल गिव कंटिन्यूअसली वैरिंग पोटेंशियल, एक सर्किट को डिस्क्राइब करें जो कि मुसलसल तब्दील होती पोटेंशियल देता है। सो इसका आंसर है अ पोटेंशियल डिवाइडर और पोटेंशियोमीटर इज अ सर्किट दैट विल गिव कंटिन्यूअसली वैरिंग पोटेंशियल। एक पोटेंशियल डिवाइडर या फिर पोटेंशियोमीटर एक ऐसा सर्किट है जो कि मुसलसल वैरिंग पोटेंशियल देता है। अ पोटेंशियोमीटर इज अ 3 टर्मिनल रेजिस्टर with a sliding contact that forms an adjustable voltage divider. सो एक पोटेंशियोमीटर जो है, पोटेंशियोमीटर को बताया गया है कि वो बना कैसे होता है। ठीक है, सो ये बुक के अंदर डायग्राम है, आपने इसको जरूर बनाना है स्टूडेंट्स। एक और बात कि जिस क्वेश्चन की डायग्राम हो वो आपने जरूर बनानी है। ओके, जो बुक के अंदर हो। अ पोटेंशियोमीटर इज अ 3 टर्मिनल रेजिस्टर, एक पोटेंशियोमीटर एक रेजिस्टर है लेकिन इसके 3 टर्मिनल्स हैं विद अ स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट, विद अ स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट, और इसके ऊपर एक स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है दैट फॉर्म्स एडजस्टेबल वोल्टेज डिवाइडर, जिसके जरिए हम वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने से मुराद वोल्टेज को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं या जिस भी हम क्वांटिटी से डिवाइड करना चाह रहे हो। ठीक है, विद अ स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट दैट फॉर्म्स एन एडजस्टेबल वोल्टेज डिवाइडर। पोटेंशियोमीटर्स आर मेड फ्रॉम रियोस्टेट्स, पोटेंशियोमीटर्स जो होते हैं रियोस्टेट से बनाए जाते हैं। ओके सो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। Now question number 7, a potential difference is applied across the ends of a copper wire. एक potential difference है जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं copper wire के ends पे, मींस के ends का मतलब होता है सिरों पे। What is the effect on the drift velocity of the free electrons by increasing the potential difference? अगर हम potential difference को बढ़ा दें तो free electrons की drift velocity पर क्या असर होगा? ओके सो ये क्वेश्चन है, आंसर इसका देख लेते हैं। By increasing the potential difference, drift velocity will also increases. अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है vd इज इक्वल टू डेल्टा v ओवर n पी रो एल। सो क्लियरली हम देख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd जो है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है। vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा v के, मींस के पोटेंशियल डिफरेंस के।
Thus, drift velocity of electron increases with increase in potential difference. तब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो इंक्रीज करेगी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। स्टूडेंट्स कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये रूल आपको याद होना चाहिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है। अब वीडी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा वी के। इसका मतलब अगर डेल्टा वी बढ़ेगा तो वी डी भी बढ़ेगा। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता कैसे होता कि 1 ओवर डेल्टा वी अगर होता ये नीचे होता और वीडी साइड पे होता जैसे है, तो तब जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता और तब ये होता कि डेल्टा वी जो है अगर उसको बढ़ाया जाए तो वीडी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो कम होगी। अगर नीचे वाला बढ़े तो ऊपर वाली कम होगी, अगर नीचे वाला कम होगा तो ऊपर वाले बढ़ेगी। लेकिन इधर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस है। सो जब पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ेगी क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, यही हमारे पास क्वेश्चन था कि क्वेश्चन को बड़ा करके पूछा गया है लेकिन वो है सेम कि एक पोटेंशियल डिफरेंस है इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कॉपर वायर। हमारे पास एक कॉपर वायर है और उसके दोनों सिरों पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। What is the effect on the drift velocity of the free electrons by increasing the potential difference? तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस जो हम दे रहे हैं अगर हम उसको बढ़ा देंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट होगा। सो उसी को हमने देखा कि by increasing in potential difference drift velocity will also increase। जब पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी। वो कैसे पता चला? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फार्मूला से vd is equal to delta v over n e rho l। सो इस वक्त हम सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा वी के। इसका मतलब ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस के जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ेगी। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8, why the terminal potential difference of a battery decreases when the current drawn from it is increased। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसी बैटरी का कम कर दिया जाए तो द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इज इंक्रीज, तो क्या उसका करंट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को एक बैटरी जिसके दोनों टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जा रहा है अगर उसको कम कर दिया जाए तो क्या करंट बढ़ेगा। सो ये आंसर है द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला है वो है VT इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR। ओके, सो क्लियरली जैसे कि हम देख सकते हैं कि व्हेन I इज लार्ज द फैक्टर IR बिकम्स लार्ज एंड VT बिकम्स स्मॉल। सो जब हम क्लियरली व्हेन I इज लार्ज, जब I बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो फैक्टर IR भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा। ओके, इट बिकम्स लार्ज, तो इस वजह से जो VT है वो क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा, मींस के कम हो जाएगा। Hence, terminal potential difference of a battery decreases when the current drawn from it is increased। So इसीलिए हमने ये आंसर निकाला कि जब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसी बैटरी में बढ़ाया कम कर दिया जाएगा करंट है ड्रॉन हो रहा है फ्रॉम इट इज इंक्रीज, तो करंट का फ्लो बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन था कि अगर व्हाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी डिक्रीजेस व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इज इंक्रीज, कि अगर एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का क्यों कम होता है जब हम करंट को ड्रॉ करते हैं। तो इस वजह से हमने देखा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला VT इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR था। इस वजह से जब हम करंट बढ़ा रहे हैं तो IR जो फैक्टर है IR के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये फैक्टर भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जिस वजह से VT स्मॉल हो जाएगा। Hence terminal potential difference of a battery decreases when current drawn from it is increased। इस वजह से बैटरी का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो जाएगा जब करंट ज्यादा फ्लो करेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट मीन टू यू। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है कि शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट से क्या मुराद है। सो ये बहुत स्मॉल सा सो इसका आंसर है शॉर्ट सर्किट when switch is closed and current is passing through the circuit। जब स्विच बंद हो और करंट जो है वो सर्किट से पास कर रहा हो, इट इज कॉल्ड क्लोज सर्किट और इसको कहा जाता है क्लोज सर्किट। ओके, एंड इन दिस सिचुएशन रेजिस्टेंस इज जीरो और इस सिचुएशन में रेजिस्टेंस जीरो होगी। सो ये डेफिनेशन है शॉर्ट सर्किट की। व्हेन स्विच इज क्लोज एंड करंट इज पासिंग थ्रू द सर्किट, जब स्विच क्लोज हो और करंट पास कर रहा हो सर्किट से तो इसको कहा जाता है क्लोज सर्किट। और इस सिचुएशन में रेजिस्टेंस जो होती है तो क्या होती है? जीरो। ओके, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होती है वो इसीलिए होती है कि करंट के फ्लो को रोका जा सके। जब रेजिस्टेंस ही जीरो है इसका मतलब सर्किट क्लोज है और उसके अंदर से करंट का फ्लो हो रहा है और इसको कहा जाता है शॉर्ट सर्किट। ओके, ना ओपन सर्किट जो है the circuit is said to be open if it had infinite resistance and no current is passing through it। एक सर्किट जो है ओपन सर्किट तब कहलाएगा जब उसकी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगी और कोई भी करंट उस सर्किट में से पास नहीं कर रहा होगा।
इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब यही है कि रेजिस्टेंस मुखालफत इतनी ज्यादा है कि करंट पास ही नहीं कर सकता, तो उस सर्किट को कहा जाता है ओपन सर्किट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10, a potential difference is applied across the ends of a copper wire. What is the effect of the on the drift velocity of free electron by decreasing the length and temperature of the wire? स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है, ये ऊपर जो क्वेश्चन आया था उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग की गई है। शुरू में सिनेरियो में दिया गया है कि वही एक कॉपर वायर है जिसके दोनों एंड्स पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी? अब हम देख रहे हैं कि फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट होगा। पहले हमने देखा था कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या असर होगा। अब हम देख रहे हैं कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या असर होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जब हम लेंथ को कम कर देंगे और टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। बाय डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ द वायर, वायर की लेंथ को कम करने से और टेम्परेचर को कम करने से द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन द वायर आल्सो डिक्रीजेस। सो इस वजह से रेजिस्टेंस जो है वायर में वो भी कम हो जाएगी, विच काजेज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करंट, जिस वजह से करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। Hence the drift velocity of free electrons also increases. इस वजह से जो drift velocity है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वो बढ़ जाएगी। तो सिंपल 4 लाइंस का ये आंसर है। तो आंसर ये है कि जब हमने कहा क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर किसका इफेक्ट हो, लेंथ को कम करने का और टेम्परेचर को भी कम करने का। तो जब हमने लेंथ और टेम्परेचर को कम कर दिया बाय डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ वायर, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द वायर आल्सो डिक्रीजेस। तो इस वजह से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो भी कम होगी, लेंथ को कम करने से और टेम्परेचर ऑफ वायर को कम करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। रेजिस्टेंस कम होगी तो स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली आपने हमेशा याद रखना है, कि ऑटोमेटिकली जो करंट होगा वो इंक्रीज कर जाएगा जब रेजिस्टेंस कम होगी। इस वजह से जब करंट ज्यादा होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वो भी बढ़ जाएगी। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ये स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल। हमने स्टेटमेंट देनी है किरचॉफ फर्स्ट रूल की और सेकंड रूल की। किरचॉफ फर्स्ट रूल है द सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन द सर्किट इज जीरो। सर्किट में किसी भी एक पॉइंट पर मीट करने वाले तमाम करंट्स का सम जो होता है वो जीरो होता है। समेशन आई इज इक्वल टू जीरो। ये था किरचॉफ फर्स्ट रूल। नाउ है किरचॉफ सेकंड रूल। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज्ड सर्किट इज जीरो। क्लोज्ड सर्किट के अंदर तमाम पोटेंशियल चेंजेस का अलजेब्रिक सम जो होता है जीरो के इक्वल होता है। ओके, सो समेशन v इज इक्वल टू जीरो। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? राइट डाउन इट्स रिलेशन फॉर फाइंडिंग अननोन रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है और आपने एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिसके जरिए आप अननोन रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस जिसका आपको बिल्कुल नहीं पता, आप उसको फाइंड आउट कर सकें। ओके, हाउ अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू डिटरमिन एन अननोन रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है? व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? तो स्टूडेंट्स, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस किए गए हैं और तीनों क्वेश्चंस का मतलब यही है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है और हमने एक ऐसा रिलेशन बनाना है कि हम जो रेजिस्टेंस हमें मालूम नहीं है वो हम बता सकें। ओके, सो ये 3 क्वेश्चंस हैं लेकिन बिल्कुल भी डिफरेंट क्वेश्चंस नहीं, इनका आंसर सेम है। सो इसका यही आंसर है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज्ड टू कैलकुलेट द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ एनी अननोन रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है यूज जिसको इस्तेमाल किया जाता है टू कैलकुलेट द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ एनी अननोन रेजिस्टेंस, जिसको वो रेजिस्टेंस अननोन मतलब होता है जिसका मालूम ना हो। व्हीटस्टोन ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसको वो रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए यूज किया जाता है जो कि हमें जिस रेजिस्टेंस के बारे में बिल्कुल भी उसकी एक्यूरेट वैल्यू का नहीं पता। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस, a galvanometer, a battery and a switch connected in the form of mesh। ये किस पे मुश्तमिल होता है? इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस, ये 4 रेजिस्टेंसेस पर मुश्तमिल होता है, एक गैल्वानोमीटर पर, एक बैटरी पर और एक स्विच से जो कि कनेक्टेड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैश। When the switch is closed, जब स्विच हम क्लोज कर दें, करंट जो है वो पास करेगा थ्रू द गैल्वानोमीटर एंड देन the 3 non-resistance R1, R2, R3 are adjusted in such a way that galvanometer shows no deflection। ओके, सो स्टूडेंट्स, सिनेरियो हमने ये बनाना है कि स्विच जो है उसको हमने क्लोज कर दिया और करंट जो है पास कर रहा है गैल्वानोमीटर से, ठीक है। और जो 3 रेजिस्टेंस जो होंगी वो हमें मालूम होंगी, एक रेजिस्टेंस हमें मालूम नहीं होगी और तीनों रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 को हमने कुछ ऐसे तरीके से एडजस्ट करना होगा कि गैल्वानोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो ना करे। ओके, in this balanced condition the fourth unknown resistance can be calculated by using this relation।
इस बैलेंस कंडीशन, जब ये कंडीशन बैलेंस हो जाएगी तब जो है हम चौथी रेजिस्टेंस जो है फोर्थ रेजिस्टेंस उसको हम फाइंड आउट कर सकेंगे, कैलकुलेट कर सकेंगे। सो रिलेशन ये है R1 over R2 is equal to R4। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। ये तीनों क्वेश्चन सेम है, इनका आंसर भी सेम है, लेकिन डिफरेंट अंदाज में पूछे गए हैं। एग्जाम से मुख्तलिफ अंदाज में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वजह से मैंने तीनों तरीके लिखे हैं कि तीनों में से कोई किसी भी एक क्वेश्चन के जरिए ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो इसमें यही है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है और आपने जो है एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हमने सबसे पहले ये बताया कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसको हम कैलकुलेट किस लिए यूज करते हैं, जिसको हम इसलिए यूज करते हैं कि हम कैलकुलेट कर सके वो रेजिस्टेंस जो कि हमें मालूम नहीं है, कैलकुलेट द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ एनी नॉन रेजिस्टेंस। तो उसके बाद बताया गया ये बना कैसे होता है। ये बना होता है जिसके अंदर 4 रेजिस्टेंसेस होती है, एक गैल्वानोमीटर होता है, एक बैटरी होती है और एक स्विच होता है, और वो मैश की सूरत में आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक, जब स्विच को क्लोज कर दिया जाता है तो करंट पास करता है गैल्वानोमीटर से, ठीक है, और तब जो है हमने तीनों रेजिस्टेंसेस को R1, R2 और R3 को ऐसे एडजस्ट करना होता है कि गैल्वानोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो ना करे। ठीक है, इस बैलेंस कंडीशन में जब ये कंडीशन बैलेंस हो जाएगी तो जो फोर्थ अननोन रेजिस्टेंस है उसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे इस रिलेशन के जरिए। तो स्टूडेंट्स ये भी जो है व्हीटस्टोन ब्रिज जो है क्वेश्चन है और डायग्राम है बुक में, तो आपने वो बहुत अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड करना है उस डायग्राम को, जो कि मैंने उसकी वर्किंग बता दी और आपने जरूर इसके साथ बनानी है। ओके, तो डायग्राम अगर बना दीजिए तो फुल मार्क्स मिलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज थर्मिस्टर? थर्मिस्टर क्या है? डिस्क्राइब इट्स यूजेस, इसके 2 यूजेस बयान करें। व्हाट इज थर्मिस्टर? गिव इट्स 2 एप्लीकेशन। थर्मिस्टर क्या है, इसकी 2 एप्लीकेशंस बयान करें। व्हाट आर थर्मिस्टर्स? थर्मिस्टर्स क्या है, हाउ दे आर यूज्ड, ये कैसे यूज किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यूजेस और एप्लीकेशंस का मतलब सेम ही होता है। यूजेस का मतलब इस्तेमाल, एप्लीकेशन का मतलब कहाँ ये यूज होते हैं। तो इसी वजह से ये तीनों क्वेश्चन सेम है कि तीनों क्वेश्चन में पूछा गया है थर्मिस्टर क्या है और इसके इस्तेमाल बताएं। सो ये है थर्मिस्टर्स और हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स। थर्मिस्टर जो होते हैं हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स होते हैं, मींस की हीट को सेंस कर देते हैं। ठीक है, थर्मिस्टर्स विद पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एज वेल एज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर अवेलेबल। थर्मिस्टर्स 2 किस्म के होते हैं, ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी होते हैं और ये नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो इसके यूजेस है, दे आर यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर अप टू 10 केल्विन। इनको यूज इसलिए किया जाता है कि ये जो है 10 केल्विन तक के टेम्परेचर को एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं, और दे आर यूज्ड एज टेम्परेचर सेंसर्स, और ये टेम्परेचर सेंसर्स के तौर पर भी यूज किए जा सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिफरेंशिएट बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, गिव देयर यूनिट्स। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस देख लेते हैं। द ऑपोजिशन अगेंस्ट द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। करंट के फ्लो के लिए जो मुखालफत होती है उसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। द ऑपोजिशन अगेंस्ट द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। इसका जो यूनिट है वो ओहम है, दैट्स द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम, OHM, और इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V over I। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट रेजिस्टिविटी वेरी सिंपल। resistance, the resistance of a meter cube of a material is called resistivity। जो रेजिस्टेंस होती है मटेरियल के मीटर क्यूब की, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, और इसका यूनिट जो है ओहम मीटर है। ओके, सो इसका जो फॉर्मूला है वो है रो इज इक्वल टू RA over L। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ स्टूडेंट्स ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 13 के। ओके, सो इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स को अवेल करने के लिए आप अंडरस्टैंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट आप तक पहुंच सके और आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ओके, और इसकी सेपरेटली मैंने प्लेलिस्ट भी रेडी कर दी है। ओके, सो जैसे जैसे वीडियोस रेडी होती जाएंगी उसका पार्ट बनती जाएंगी। ओके, तो वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट आप तक पहुंच सके और आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो। अल्लाह हाफिज।